अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले दोस्तों आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि लास्ट वाली क्लास आधे में ही रुक गई थी। एक्चुअली लाइट चली गई थी और उसके बाद लाइट बहुत देर में आई, तो इस वजह से मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट यह आज है आप लोगों का पार्ट 2, जहां से हमने लक्षद्वीप का लास्ट पॉइंट छोड़ दिया था, हम उसी के आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने द्वीप वाला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 वगैरह सब देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छूट गए थे, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो अब तक का हमने पढ़ा था लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप कैसे बना है, इसमें कितने द्वीप हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। लक्षद्वीप जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, यानी कि प्रवाल से बना है। प्रवाल यानी कि कोरल से। कोरल रीफ क्या होती है ये सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो ये एक ऐसी लैंड है जो कि किसी डेड बॉडी में बनी है, कोरल के डेड बॉडी में बनी है। इस द्वीप समूह में 43 द्वीप है, जिसमें से सिर्फ 36 द्वीप रह गए हैं, और उसमें भी 10% द्वीप में ही आबादी रहती है, यानी कि सिर्फ 10 द्वीपों में आबादी रहती है। अब तक हमने देखा था कि लक्षद्वीप में किसी भी प्रकार के पहाड़ वगैरह नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसे कि अंडमान और निकोबार किससे बना है, वो तो टोटली पहाड़ से बना है। वो किसकी, अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप अंडमान और निकोबार से किसके हिस्से है, ये आपको कमेंट में बताना है कि अंडमान निकोबार किसके हिस्से है। ये मैं बता चुकी हूँ। तो वो पूरे पहाड़ी वाले इलाके से बने हैं, जबकि ये पहाड़ वाले इलाके से नहीं बने और ना ही यहाँ पर कोई पहाड़ मिलते हैं। और जहां पहाड़ नहीं होते वहां क्या नहीं होती है, नदियां। पहाड़ों से ही ज्यादातर नदियां निकलती है, तो यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की नदियां भी नहीं है। यहाँ पर कोई क्या चीज है, यहाँ पर है पूरा घना जंगल, वन वाला प्रदेश है। और यहाँ कैसे वन मिलता है, यहाँ मिलता है सदाबहार वन। सदाबहार वन, अच्छा सदाबहार वन क्या होते हैं? सदाबहार मतलब नाम पर ही छुपा हुआ है। सदाबहार जो हमेशा बहार रहता है, मतलब जिसके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग सदाबहार वन। सदाबहार वनों में सदाबहार वृक्ष प्राप्त होते हैं, जो कि सालों साल मजबूत बने रहते हैं, इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते और हमेशा हरे भरे खिले हुए रहते हैं। हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए सदाबहार वृक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सदा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसलिए ये सदाबहार वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। इन्वायरमेंटल वाला जब हम चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग ये सब कवर करेंगे, हम इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, जीएस के आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ कैसे वन मिलता है, सदाबहार वन, सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। ठीक हो गया। अब एक बार बताइए, जहां पे सदाबहार वन, सदाबहार वृक्ष मिलेंगे, वहां पर और कौन सी प्रजातियां रहेंगी? ऑब्वियसली यहाँ पर जानवरों की प्रजातियां मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, पक्षियां मिलेंगी। और यहाँ पर कोई समुद्र है इसके किनारे किनारे, तो ऑब्वियसली बात है इसके समुद्र का भी, मेरे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी जीव मिलते हैं उन सबका भी यहाँ इंपॉर्टेंस होगा। ठीक हो गया। तो लक्षद्वीप क्या है, हमारे देश की सबसे छोटे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर को आप ध्यान रखिए, जहां पर जंगल होता है, वृक्ष होते हैं और जानवर होते हैं, उस जगह में एक मनुष्य की आबादी रहती है, जनजाति। जैसे कि अंडमान निकोबार में हमने कुछ जनजाति के बारे में पढ़ा था, ओंगे, महा अंडमानी। लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लक्षद्वीप में कोई भी जनजाति नहीं रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप में किसी प्रकार की जनजाति नहीं रहती, जबकि उनका देखा जाए तो जनजाति जो है ज्यादातर ऐसी जगहों में रहना पसंद करती है जो कि प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ हो, जहाँ जंगल वगैरह। लेकिन यहाँ जनजाति नहीं रहती है। आप सोच सकते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ कोई जनजातियां नहीं रहती हैं। देखो, जहां तक मेरा सोचना है कि क्यों नहीं रहती, अभी कुछ ऐसा आइडिया क्लियरली पता नहीं है कि क्यों नहीं रहती है। हाँ, लेकिन मानव आबादी रहती है, लेकिन वो भी ऐसी जगह में रहती है, उन्हीं द्वीपों में रहती है जहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, उन इलाकों में मानव आबादी रहती है। लेकिन कुछ इलाकों में ना लेकिन जनजातियां जो है बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। यहाँ पे जो आम आदमी रहते हैं वो तो बाहरी लोगों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप ना एक हमारा पर्यटन का स्थल है। यहाँ पर हर साल बहुत से लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, टूरिज्म वाला इलाका है। तो टूरिज्म मीन्स बाहर के लोग आएंगे जाएंगे, और जनजाति ऐसी होती है ना जो बाहर के लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करती है। और ये जो 10 द्वीप है जहाँ पर मानव आबादी रहती है, ये वो लोग रहते हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उन लोगों ने अपने यहाँ ऐसे रोजगार किए हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मतलब टूरिस्ट के लिए जो भी, जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं,
खरीदते हैं। और उसके अलावा होटल्स वगैरह जहाँ वो रुकते हैं, और वो भी ऐसे ही मानव आबादी वाले लोग खोलते हैं जिनका पर्यटन से लाभ होता है। लेकिन जनजातियों को तो ऐसा पसंद नहीं है। और दूसरा, जनजाति यहाँ ना बहुत ज्यादा घने जंगल होने की वजह से जनजाति लोग यहाँ कम रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पे पानी के ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, मैंने बताया ना, यहाँ नदियां नहीं है, यहाँ पहाड़ नहीं है। तो ये भी कुछ वजह हो सकती है जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे जनजातियां नहीं रहती है। लेकिन अंडमान निकोबार में बहुत कुछ अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, अंडमान अच्छा खासा डेवलप्ड है, लेकिन निकोबार अभी भी डेवलप नहीं है। तो निकोबार में है कुछ जो आदिम टाइप की जनजातियां रहती हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी वर्तमान में ना निकोबार में हमारे भारत सरकार ने एक प्लान लाया है कि हम निकोबार को जो है मॉडर्नाइज करेंगे। मॉडर्नाइज मतलब वहां पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा, हेलीपैड्स खोले जाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, और उसके अलावा रेल, सड़क व्यवस्था सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन वहां की जनजाति है ना, वो इसके खिलाफ है, वो इसका विरोध करती है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खुल जाएंगे तो ये भी पर्यटन वाला स्थल हो जाएगा, लोग यहाँ आकर घूमना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी जगह में लोग जाते हैं घूमने ऑब्वियसली। तो उनका मानना है कि अगर भारी लोग आएंगे तो उनकी संस्कृति को क्या है, खतरा होगा। यानी कि उनकी संस्कृति पर जोर, मतलब ऐसा होता है ना, देखो, अगर आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, संस्कृति का मतलब क्या है, आपकी पहचान, आपका कल्चर, आप उसको संभाल के रखते हो। लेकिन जब लोग, बाहरी लोग आते हैं तो वो अपना भी कल्चर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका एक बेसिक कल्चर है वो कहीं ना कहीं खोने लगता है। जैसे कि आप हमें देख लीजिए, हम लोगों का, भारतीयों का कल्चर हमेशा से एक अलग था, लेकिन जैसे पाश्चात्य कल्चर हमारे देश में आया तो हमारे और उनका कल्चर मिक्सअप हो गया। आज हम लोग जीन्स भी पहनते हैं, मतलब एक पाश्चात्य कल्चर था वो, बट और हमारी थिंकिंग भी थोड़ी अलग है, हमारे फूड सब कुछ पाश्चात्य तरीके से भी हो गए। तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है ना, जो हमेशा से एक भारतीय कल्चर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, वो दब गया। देखो, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप लोगों के कल्चर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप लोगों को आदान प्रदान कल्चरों का करते हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो मेन कल्चर है हम उसे दबा देते, और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो समझ नहीं पाती कि हमारा कौन सा कल्चर है, वो भूल जाता है। उनको ये लगता है कि जीन्स पहना, पिज्जा खाना, ये सब कुछ हमारे वहां चलता है, वो मेन जो हमारा कल्चर है वो उसे भूल जाता है। तो यही जनजातियों को भी डर रहता है कि बाहर वाले आएंगे, अपनी भाषा लाएंगे, अपना कल्चर लाएंगे, अपने रीति रिवाज लाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको अडॉप्ट कर ले और अपना जो मेन कल्चर है उसे छोड़ दे और उसे भूल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो, जैसे देखो, हमारे भारत में ऐसा चलता है कि अगर रोजगार प्राप्त करना है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसी तरह जो जनजाति है ना, इनके लिए रोजगार क्या है, मछली पालन करना, मछली पालन करना, शिकार करना, थोड़ी बहुत खेती करना, मतलब ये प्राथमिक कार्यों से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। लेकिन अगर बाहरी लोगों का आगमन हुआ तो अब वो उनसे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, पता चलेगा कि वो जॉब वाले हैं, कोई सरकारी जॉब वाले, तो उनका भी मन कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगेगा। और सरकार ने यहाँ पे कोई विद्यालय खोलने की भी योजना बनाई ताकि लोगों को शिक्षा मिले, और शिक्षा प्राप्त करके लोग तो अच्छे से अच्छा रोजगार ही प्राप्त करना चाहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेट पहुंचाने की भी घोषणा की गई है, और इंटरनेट पहुंचेगा तो आजकल इंटरनेट में हर चीज है। तो ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी का मन किस और जाएगा, जो चीज उन्हें दिखाई जाएगी, जो वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को छोड़ के, हो सकता है कि भारत के अलग अलग जगह या विदेशों में जाकर जॉब करने लग जाए, और जो जनजाति है जो अपने कल्चर को समेटे हुए वो खत्म हो जाए। तो ऐसा उनका डर है, इस वजह से निकोबार में अभी इन चीजों के खिलाफ विरोध चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट सरकार ने तो खैर घोषणा की है। वैसे अच्छा है, देखा जाए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए, शिक्षा व्यवस्था पहुंच जाए तो अच्छा है। पर थोड़ा गलत भी है कि अगर ऐसा होता है तो हाँ, उनकी भी बात सही है कि उनकी संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। मेरे अनुसार तो, मेरे विचार ही हैं, आपके विचार क्या, आप बताइएगा। कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना चाहिए, लेकिन उतने ही खोलने चाहिए जितने की जरूरत जनजातियों को हो। यानी कि सिर्फ उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां लगाए, जैसे कि आवास योजना दी जाए, बहुत से वहां गरीब जनजाति के लोग होंगे, उनको घर मिलना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था दी जाए, उनको अच्छी सड़क क्वालिटी दी जाए। लेकिन वहां पर टूरिज्म का ज्यादा आना ना हो, मतलब जिस जनजाति के लोग नहीं चाहते कि उनका बाहरी लोगों से इंटरेक्शन हो, वहां ज्यादा बाहरी लोगों को ना लाया जाए, अगर वो चाहते ना लगे। और दूसरा, उनके बेसिक नीड्स है वो उसे कंप्लीट किया जाए, ताकि वो अपने कल्चर से भी जुड़े रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शिक्षा तो जरूर दी जाए, जहां शिक्षा नहीं है ना वहां समाज बर्बाद है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप किसी भी चीज में बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि जनजातियां ना अभी हर चीज में बिलीव करती हैं। बहुत से उनके पास गलत तो नहीं कहेंगे, बट ऐसा होता है कि जैसे हम लोग, जैसे पहले होता था ना, अगर बरसात हो रही है तो इट मीन्स कि कुछ हम लोगों ने पूजा की है तभी बरसात हो रही है, वरना क्योंकि देखो मानसून का आने का टाइम है तो मानसून तो आएगा ही ऑब्वियसली। तो ये हमारे जलवायु से, अगर देखो कोई व्यक्ति भूगोल पढ़ लेता है तो समझ जाएगा बारिश कब होती है। तो क्या वो ज्यादातर इन पूजा वगैरह में बिलीव करेगा? कभी कोई देखो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बलि दी जाए,
और ऐसा करते हुए तो हमारे समाज में, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे अपराध भी हुए हैं जो बलि के रूप में। तो देखा जाए तो कुछ कुछ बहुत सी प्रथाएं तो अच्छी है जो आपके कल्चर को बड़ा बनाती है, लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी है जो आपको ही दबा देती है, आपको ही समाज से अलग कर देती है, और इस दुनिया की जो हकीकत है ना उसे जानने से दूर करती है, और इसकी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो हमारे लिए तो यही है ना कि मतलब मानव सभ्यता बची रहे, मानव सभ्यता का विकास हो, और उसके लिए अगर आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करने भी पड़े, चाहे वो आपके कल्चर से ना मिलते हो, तो इसमें ऐड करने में कोई बुराई नहीं है देखा जाए। जैसे हमारे भारत में एक कल्चर चलता था सती प्रथा, पर क्या सती प्रथा से किसी का भला हुआ है? ये भी तो कल्चर ही है। लोग तो देखो, कल्चर का मतलब क्या, जो समय हमेशा से चलता आ रहा हो, एक परंपरा सी बन गई है, तो क्या लोग अभी भी कहेंगे कि सती प्रथा तो हमेशा से होती है, हम सती प्रथा करेंगे? है ना, आप समझ सकते हो। जो दहेज प्रथा, सती प्रथा, क्या ये अच्छे कल्चर हैं? क्या ये आपको लगता है कि पॉजिटिविटी लाएगी समाज में? नहीं ना। तो इन चीजों से थोड़ा, अगर ये चीजें, हमारा विज्ञान ने ही ये साबित किया था कि सती प्रथा गलत है, बाल विवाह गलत है। तो अगर हमारा विज्ञान, हमारा भूगोल, हमारी शिक्षा अगर इन चीजों से हमें बाहर निकालती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कर रही हूँ सब लोग बुरे हैं, सबके कल्चर बुरा है, सब में बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, बाल विवाह, जीव हत्या वगैरह, है ना। तो हम इसके लिए थोड़ा अपनी तरफ से, अगर हमें पढ़ लिख कर हम अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, गलत चीजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। देखो, आजकल की पीढ़ी तो समझ जाएगी, बट हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पहले की पीढ़ी, वो नहीं समझते। उनको समझाने के लिए अगर कल्चर और शिक्षा हमें मिल जाती है और हम उन्हें समझा पाते, तो और ये सारी गलत प्रथाएं खत्म हो जाती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे संविधान में भी है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता तो दी गई है, परंतु उसमें पूरी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। जहां पर हमारे गलत प्रथाएं होंगी, वहां पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आकर बहुत सी गलत प्रथाओं को खत्म भी किया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सारी प्रथाओं को गलत बोल रही हूँ। सिर्फ प्रथाओं में जो नेगेटिव है, जिससे मानव समाज सभ्यता का ह्रास होता है, जिससे मानव समाज ही खत्म हो जाता है, उसको खत्म करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जनजातियां निवास नहीं करती। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर नारियल की कृषि बहुत बड़े लेवल में होती है। यहाँ पर नारियल का उत्पादन बहुत बड़े लेवल में होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है नारियल के वृक्ष, आप लोगों ने वो, आप बहुत से लोग पेंटिंग्स भी बनाते होंगे, तो ऐसा बना दोगे आसपास समुद्र, बीच में एक टापू, उसके ऊपर नारियल के वृक्ष, है ना। तो यहाँ पर को नारियल की बहुत ज्यादा खेती होती है। ये ऐसे, यहाँ पर नारियल की खेती के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त जलवायु है, इसलिए नारियल की खेती बहुत ज्यादा लेवल में होती है। यहाँ पे पर्यटन होता है, ये मछली उत्पादन और समुद्र से जितने भी संसाधन मिलते हैं उन पर इनकी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, अंडमान की भी और लक्षद्वीप की भी। अच्छा, अब ये आप लोग समझ गए। अब आपको मुझे कुछ चैनल्स बताने हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो देखिए, मैंने एक चैनल आपको पहले बता दिया था, दो बताए थे। एक तो मैंने बताया था आपको कोकोस चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार, अंडमान के ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पे कोको द्वीप है। ये है म्यांमार वाले जो कोको द्वीप है, ये म्यांमार के है, तो इसके बाद जो चैनल आता है इसे कहते हैं कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल, ये कोको द्वीप के बाद हो रही है। ठीक है, कोको द्वीप, कोको द्वीप किसके है? म्यांमार के। कोको द्वीप म्यांमार के इख्तियार में आता है, म्यांमार। और म्यांमार के बाद, म्यांमार के कौन से? कोको चैनल, कोको चैनल, कोको द्वीप, फिर कोको द्वीप के बाद आता है एक चैनल, फिर होते हैं हमारे अंडमान निकोबार शुरू। अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 10 डिग्री चैनल। उसके अलावा 9 डिग्री और 8 डिग्री भी है, चलिए उसे देखते हैं किसके बीच में। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। फिर देखो यहाँ पर क्या आता है? लक्षद्वीप। ये कौन से? लक्षद्वीप का आइलैंड्स, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अच्छा, मिनिकॉय भी हमारा ही आइलैंड है। हाँ, जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय भी हमारा ही आइलैंड है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल गुजरता है उसे हम लोग कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मतलब इससे आप ये समझ लो। अच्छा, ये चैनल क्या होता है? ये डिग्री क्या होती है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये क्या है? अक्षांश रेखा। सॉरी, 8 डिग्री नहीं, 9 डिग्री। ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं मतलब जो हमारी एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे हमने उत्तर से दक्षिण कुछ इस तरीके से बांटा है, ये लैटिट्यूड होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड होती हैं, जिसको हम लोग ऐसे, आपने देखा होगा ना ग्लोब में भी कुछ इस तरीके से हम लोग लैटिट्यूड रेखाएं बांटते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है। हाँ, सॉरी, ये 9 डिग्री है, ये 8 डिग्री है। तो ये ऐसे समझो, तो इट मीन्स कि ये 9 डिग्री में है। मतलब अगर मैं 9 डिग्री कह रही हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अंडमान
यहाँ पर अंडमान और यहाँ पर निकोबार है, और इसके बीच में ये वाला डिग्री की लाइन गुजरती है। अब मैं 8 डिग्री कहती हूँ, इसका मतलब यहाँ पर कोई लक्षद्वीप और यहाँ पर मिनिकॉय है। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये क्या होते हैं, चैनल्स, मतलब हमारे अक्षांश रेखाएं, ठीक है, जो कि लैंगिट्यूड होती है, जो कि लैटिट्यूड होती है। अब देखिए 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में गुजरता है 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में गुजरता है 9 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय से नीचे, फिर मिनिकॉय के बाद एक और चैनल आता है जिसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, मिनिकॉय प्लस मालदीव्स, मालदीव। नाम तो बहुत से बच्चों ने सुना ही होगा, मालदीव, मालदीव जहां पर लोगों का जाने का सपना भी होगा, घूमने का बहुत खूबसूरत जगह है। और मालदीव एक अलग देश है, ठीक है, मालदीव एक अलग देश है जिससे वर्तमान में हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, वैसे ज्यादा तो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मालदीव में जो मोहम्मद मुइज़ू नए प्रधानमंत्री वहां के आए हैं, वो एंटी इंडिया है। मतलब उन्होंने जब भारत में, मतलब जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार, तो उन्होंने चुनाव प्रचार में अपना मेन मुद्दा ये रखा था कि हम लोग इंडिया को बाहर करेंगे, मतलब इंडिया गो बैक के साथ ही आए थे, जैसे हमने करा था ना साइमन गो बैक, वैसे इन्होंने इंडिया गो बैक के नारे के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीत गए थे। तो अभी ये थोड़े एंटी इंडिया है और इनका जो संबंध है वो चाइना के साथ थोड़ा सा ज्यादा है, चाइना की तरफ इनका झुकाव थोड़ा ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ के कुछ मेंबर्स भी हैं इनके पार्लियामेंट के, जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बातें भी बोली थी, अगर आपको पता हो तो ये है कुछ चैनल्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पहले 8 डिग्री चैनल आएगा, फिर 9 डिग्री, फिर 10। इट मींस कि पहले कौन से, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आइलैंड्स को देखें तो हमें पता चल जाएगा, सबसे पहले आएगा मालदीव, फिर आएगा मिनिकॉय, फिर आएगा लक्षद्वीप, फिर आएंगे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। मतलब अगर हम नीचे से ऊपर एक सिक्वेंस देखें चैनल के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल जाएगा, सबसे मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं किस किस के बीच में कौन से चैनल है। सबसे नीचे से चलते हैं 8 डिग्री से। 8 डिग्री चैनल आता है मिनिकॉय मालदीव, मिनिकॉय मालदीव। 9 डिग्री चैनल आता है मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल आता है अंडमान निकोबार। 10 डिग्री तो खैर हर किसी को याद हो ही जाएगा और होना भी चाहिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। प्रॉब्लम आती है तो ये लोग सोचते हैं लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में था या मालदीव मिनिकॉय। तो ये देखो, आपको याद करने के लिए मैं एक चीज बता दी, सबसे ऊपर लक्षद्वीप होगा, सबसे आखिरी में मालदीव होगा, बस इतना याद रखना है। सबसे ऊपर लक्षद्वीप, सबसे आखिर में मालदीव, सबसे ऊपर लक्षद्वीप, सबसे लास्ट में मालदीव। बीच में कौन है, मिनिकॉय, बीच में कौन है, मिनिकॉय। फिर उसके बाद चैनल आप आराम से सेट कर सकते हो। अगर सबसे ऊपर 10 डिग्री चैनल आता है अंडमान निकोबार के बाद, तो अंडमान निकोबार के बाद ठीक बाद आता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बाद कौन सा चैनल आएगा, 10 का एक छोटा 9 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इट मींस लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में मिनिकॉय है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ही एक चैनल गुजरेगा जिसे हम लोग कहेंगे 9 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय तो बीच में है ही, और आखिरी में कौन है, मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में भी एक चैनल होगा जो कि होगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है, समझ गए। तीनों मतलब तीनों जो द्वीप है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, इन तीनों के बीच में चैनल है, ठीक हो गया। तो ये है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। तो यहीं पे हमारा द्वीप वाला सेक्शन भी होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा बन चुका है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल जाएंगी और भी मोटिवेशनल वीडियोज मिलेंगी, और आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप वहां के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बट हाँ, फालतू की बातें मत करिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का ही वहां पे जवाब दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बाय बाय।